नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का वीडियो गुरु के आज के सेशन में। आज हम यहाँ पर हिस्ट्री सब्जेक्ट के एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे, और वो हमारा टॉपिक है 1857 रिवोल्ट, यानी कि 1857 का विद्रोह। अब 1857 का जो विद्रोह हुआ वो कहीं ना कहीं जो जितने भारतीय लोग थे उनमें अंग्रेजों के प्रति, यानी कि अंग्रेजों का रूल था, अंग्रेजों का शासन था, उनके प्रति असंतुष्ट बहुत था सभी भारतीयों के मन में। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। हम कारणों के बारे में भी बात करेंगे कि आखिरकार 1857 का विद्रोह क्यों हुआ। उसके बाद में हम उसके प्रभाव के बारे में भी बात करेंगे कि जब 1857 का विद्रोह हो गया तो उसका प्रभाव क्या हुआ। फिर बीच में 1857 का विद्रोह कहां कहां पर फैला, कहां कहां पर किन किन लोगों ने उसको प्रोसीड किया, यानी कि 1857 के विद्रोह का नेता कौन था, या 1857 के उस विद्रोह को किस अंग्रेज अधिकारी के द्वारा दबाया गया। जहां से आपके सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे आप अगर सीजीएल के एग्जाम में कभी देखेंगे तो 1857 से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो सीधे सीधे आपको क्वेश्चन वहां पर जहां जहां पर विद्रोह हुआ है वहीं से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो 1857 का विद्रोह है यह भारतीय इतिहास में इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। क्यों महत्वपूर्ण स्थान है? तो कह सकते हैं कि 1857 इज एन इंपॉर्टेंट लैंडमार्क इन द इंडियन हिस्ट्री। क्यों है? क्योंकि इस समय शासनकाल अंग्रेजों का था, और अंग्रेजों के शासनकाल के समय में जो यहां पर गवर्नर जनरल था उसका नाम क्या था? लॉर्ड कैनिंग। तो पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? लॉर्ड कैनिंग। क्लियर है ये बात? आगे हम लोग बात करते हैं। अब यहां पर एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जब 1857 का रिवोल्ट हुआ, इन दैट टाइम हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड? इंग्लैंड का प्रधानमंत्री उस समय कौन था? तो इसको हम समझते हैं। एट दिस टाइम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड वाज पॉर्मेस्टन। याद रखेंगे, कौन थे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री उस समय? पॉर्मेस्टन थे। एंड ड्यूरिंग द रिवेलियन द कंपनीज चीफ जनरल जॉर्ज एनिसन। और उस समय विद्रोह प्रारंभ के समय कंपनी का जो मुख्य सेनापति था उसका नाम था जॉर्ज एनिसन। याद रखना है, विद्रोह प्रारंभ होने के समय कंपनी का सेनापति कौन है? जॉर्ज एनिसन। एवं विद्रोह प्रारंभ होने के बाद कौन सेनापति हो गया? ये हो गया कॉलिन कैंपबेल। तो तीन चीजें यहां से निकल के आई, ध्यान से समझेंगे। पहली चीज तो ये हो गई, पीएम कौन है इंग्लैंड के? तो आपने देख लिया, पॉर्मेस्टन। दूसरी चीज निकल के आई कि विद्रोह के समय सेनापति कौन है? तो जॉर्ज एनिसन। याद रखना है। तीसरी चीज यह है कि विद्रोह प्रारंभ हो जाने के बाद में सेनापति कौन है? तो याद रखेंगे कैंपबेल। और यहां से अगर बेसिक फीचर पूछा जाएगा 1857 का तो यहां से आपको निश्चित रूप से क्वेश्चन मिलेगा जरूर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब 1857 रिवोल्ट के क्या कारण थे इसके बारे में चर्चा करते हैं। 1857 का जो विद्रोह हुआ, रिवोल्ट हुआ, वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, रिलीजियस एंड मिलिट्री एंड इमीडिएट कॉजेज। यानी कि ये बहुत सारे कहना चाहिए कारण थे 1857 का विद्रोह होने का। कोई एक कारण इतने बड़े विद्रोह का नहीं होगा, जिसमें राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक धार्मिक कारण, सैन्य और तात्कालिक कारण, ये सारे के सारे कारण इस 1857 के विद्रोह के लिए उत्तरदायी माने जा सकते हैं। अब यहां पर एक पॉइंट और है कि और भी क्या कारण था। नाना साहब वाज रेफ्यूज्ड द पेंशन। यहां पर नाना साहब को पेंशन देने से इनकार कर दिया गया था, एक ये भी कारण था। दूसरा एक महत्वपूर्ण कारण था कि अवध को माल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि कुशासन के आधार पर उसका अधिग्रहण कर लिया गया, उसको हड़प लिया गया। तो ये भी 1857 का कारणों में शामिल था। तो ये भी आपके दो कारण 1857 के कारणों में शामिल हो जाते हैं। अगला हम लोग बात करते हैं। अब यहां पर आप देख सकते हैं
कि लॉर्ड डलहौजी की जो हड़प नीति आई उसमें किन किन राज्यों को हड़पा गया। जब इतने राज्य हड़प लिए गए तो ऑब्वियसली वहां पर बहुत सारे कारण होंगे, जल्दी से देख लेंगे इनको हम। कौन कौन से थे? सतारा 1848, जैतपुर, संबलपुर, नागपुर, झांसी, उदयपुर, ये सारे के सारे राज्य भी डलहौजी के द्वारा उसकी हड़प नीति के तहत, उसको कहना चाहिए कि हड़प लिया गया, अंग्रेज साम्राज्य में मिला लिया गया। तो ये भी इनके 1857 के विद्रोह के कारणों में शामिल किया जाता है। दूसरा, अगर हम बात करते हैं सब्सिडियरी अलायंस की, यानी कि सहायक संधि। सहायक संधि भी वेलेज़ली के द्वारा की गई है। उस समय ये वेलेज़ली के द्वारा सहायक संधि की गई है। और एक क्वेश्चन ये अक्सर मिलता है कि किस राज्य ने सबसे पहले सहायक संधि की, तो आंसर क्या होगा? हैदराबाद। हैदराबाद वाज द फर्स्ट स्टेट टू एक्सेप्ट सब्सिडियरी अलायंस। अदर स्टेट ऑफ तंजौर, अवध, पेशवा, भोसले एंड सिंधिया और भी बहुत सारे, इन सारे राज्यों ने सब्सिडियरी अलायंस को एडॉप्ट किया। सबसे पहला अगर पूछा जाएगा तो आपका आंसर क्या होगा? हैदराबाद। किसके द्वारा की गई? तो आंसर क्या होगा? वेलेज़ली। अब हम लोग बात करने वाले हैं 1857 के सोशल रिलीजियस कॉज के बारे में, यानी कि इसका जो सामाजिक और धार्मिक कारण है वो क्या था। सामाजिक और धार्मिक कारणों में हमको दो कारण बहुत स्पष्ट दिखाई देते हैं। पहला क्या है? ब्रिटिश सोशल रिफॉर्म, यानी कि ब्रिटिश सामाजिक सुधार। और ब्रिटिश सामाजिक सुधार में अगर हम एक महत्वपूर्ण कारण लेते हैं, लीगलाइजेशन ऑफ विडो रिमैरिज एक्ट, यानी कि जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है उसको वैलिडिटी देना, उसका वैधीकरण करना। दूसरा, अगर हम बात करते हैं 1856 में लॉर्ड कैनिंग, और ये वहां पर लॉर्ड कैनिंग के द्वारा हुआ था। अगर आपसे पूछा जाएगा ये विडो रिमैरिज एक्ट, तो उस समय लॉर्ड कैनिंग का नाम आएगा। दूसरा, 1829 का एबोलिशन ऑफ सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक थे वायसराय, और राजा राममोहन राय की सहायता से यहां पर सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। तो ये भी सामाजिक और धार्मिक कारणों में इन दो कारणों की गणना की जाती है। अब हम बात करेंगे 1857 के विद्रोह का सैन्य कारण, यानी कि मिलिट्री कॉज क्या है। सैन्य कारण यह है कि जो एक तो अंग्रेज सैनिक हैं, यानी कि यूरोपियन सैनिक हैं, दूसरे भारतीय सैनिक हैं। दोनों सैनिकों के बीच में भेदभाव बहुत किया जा रहा है, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन विद इंडियन सोल्जर्स, ठीक है ना, एंड यूरोपियन सोल्जर्स, दोनों के बीच में भेदभाव है, पहली चीज। दूसरी, सैलरी को लेकर के वाज पेड लो सैलरीज, यानी कि जो इंडियंस हैं वो लो सैलरीज पर हैं। किन के अकॉर्डिंग? अगर हम बात करें जो यूरोपियन हैं उनसे इंडियन सोल्जर्स को कम सैलरी मिलती है। और दूसरा, दे कुड नॉट राइज अबोव द रैंक ऑफ सूबेदार, उनको कभी भी सूबेदार के पद से ऊपर नहीं दिया जाता था, यानी कि उनको प्रमोशन में भी कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेट होना पड़ता था या डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता था। दूसरा, एक सबसे जो महत्वपूर्ण जो कारण है, एक नस्लीय रूप से उनको अपमानित किया जाता था। तो सैनिकों के अंदर असंतोष इन्हीं सारी चीजों से हुआ। कहा गया कि भाई तुम्हारी सैलरी कम है क्योंकि तुम इंडियन हो। दूसरा, तुम्हारे साथ तुम इंडियन हो तो नस्ली भेदभाव होगा, तुम्हें सारी चीजें वो नहीं प्रोवाइड की जाएंगी जो यूरोपियन सोल्जर्स को हैं, सैलरी भी तुम्हारी नहीं बढ़ाई जाएगी, तुम्हारा प्रमोशन भी नहीं होगा। ये सारे कारण भी सैन्य कारणों में गणना की जाती है जो 1857 के विद्रोह के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। अगला सैन्य कारण हम लोग बात करते हैं। अब यहां पर देखिए, जब इतने सारे कारण हो गए तो असंतोष तो होगा ही। और एन इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ मिलिट्री, अगर हम सैन्य कारण में बात करते हैं, दिस कंटेंट वाज द जनरल सर्विस। अब यहां पर बात की गई है सैन्य असंतोष में एक जो सबसे महत्वपूर्ण कारण निकल के आया है वो जनरल सर्विस इनलाइटमेंट, यानी कि जो भर्ती सेवा एक्ट है। क्या है? भर्ती सेवा इनलिचमेंट या भर्ती सेवा एक्ट है 1856 का। यह भी एक सैन्य कारण
माना जाता था, जिसके तहत जब भी आवश्यक होता था तो क्या होता था, उनको समुद्र पार जाना पड़ता था। और समुद्र पार जब भी जाना पड़ता था तो एक धारणा थी कि धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, समझ रहे हैं, समुद्र पार जाने से धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, ये एक धारणा थी। तो उनको समुद्र पार जाना भी आवश्यक था, अनिवार्य था पूरी नौकरी के दौरान। तो ये भी एक सैनिकों के अंदर असंतोष का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण था। तो इसको हम लोग 1857 के सैन्य कानूनों में हम लोग रखते हैं। आगे अगर हम लोग इमीडिएट कॉज की बात करते हैं, तात्कालिक कारण क्या था इसका, तात्कालिक कारण की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले द इंट्रोड्यूस ऑफ इनफील्ड राइफल्स, रॉयल इनफील्ड राइफल्स का प्रयोग करवाया गया। अंग्रेजों ने एक नई राइफल बनाई, रॉयल इनफील्ड राइफल, और उसको किया क्या जाता था, उसमें जो कार्टिलेज थे, जो उसके कारतूस थे, बेसिकली वो बनाए जाते थे गाय और सुअर की चर्बी से, यानी कि पोर्क और काऊ की चर्बी से ये बनाए जाते थे। तो इसमें क्या हो गया कि उनको दांत से काट करके बंदूक में लगाना पड़ता था। और गाय तो पवित्र है हिंदुओं के लिए, तो एक धार्मिक वाला कारण भी यहां पर आ जाता है इसके माध्यम से। तो ये जो दांत से काट करके कारतूस लगाया गया, इसका विरोध किया। तो गाय और सुअर की चर्बी से जो कारतूस बनाए गए, इसका बहुत ज्यादा विरोध किया गया। ये इसका एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है तात्कालिक कारणों में। अब विद्रोह की हम लोग शुरुआत की बात करते हैं। अगर शुरुआत की बात करते हैं तो 29 मार्च 1857 वो डेट है जब 34 नेटिव इन्फेंट्री, एनआई मींस नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही, और ये कहां पर, बैरकपुर छावनी का सिपाही, और उसका नाम है मंगल पांडे, वो इन चर्बी वाले कारतूसों के विरोध में जब बहुत ज्यादा व्यापक सारे सैनिक इकट्ठा हो जाते हैं, तो उसी समय वो 2 अंग्रेज पुलिस अधिकारियों को गोली मार देता है, उनकी हत्या करने की कोशिश करता है, जिसमें एक की हत्या भी हो जाती है। और उनके नाम थे ह्यूसन और बाग। क्या नाम था उनका, ह्यूसन और बाग। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन क्या मिलेंगे आपको कि मंगल पांडे के द्वारा कहां पर विद्रोह किया गया, तो आंसर क्या होगा, बैरकपुर। यह बैरकपुर है कहां पर, तो आंसर क्या होगा, वेस्ट बंगाल यानी कि कलकत्ता के पास। अब इसने किस पर गोली चलाई, तो आपका आंसर क्या होगा, ह्यूसन और बाग की वहां पर हत्या कर दी गई। और मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही था, तो आंसर आपका क्या होगा, 34 नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही था। आगे हम लोग मूव करते हैं, आगे बात करते हैं द इंडियन सोल्जर्स प्रेजेंट रिफ्यूज टू ओबे टू अरेस्ट मंगल पांडे। जो भारतीय सैनिक थे, जब मंगल पांडे ने गोली मार दी तो उनको आदेश दिया गया सारे सैनिकों की, मंगल पांडे को अरेस्ट करो। जब ऐसा कहा गया तो इंडियन सोल्जर्स ने ब्रिटिश सोल्जर्स के जो आदेश था उसको डिसोबर किया। उन्होंने कहा हम अपने सैनिक को अरेस्ट नहीं करेंगे। उन्होंने मंगल पांडे को गिरफ्तार करने से इनकार कर दिया। हालांकि बाद में 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को अरेस्ट करके उनको फांसी दे दी गई। ठीक है भाई, तो यहां पर मंगल पांडे की मृत्यु हो जाती है, यानी कि उनको फांसी दे दी जाती है, मंगल पांडे शहीद हो जाते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं, अब यहां पर विद्रोह की शुरुआत के ही सारे पॉइंट हैं, इसको बिल्कुल नोट डाउन करते जाइएगा। वास्तव में अगर हम लोग इस 1857 को एक गदर का नाम दिया गया, इस गदर की जो हम शुरुआत मानते हैं यह होती है 10 मई 1857 को, और कहां से मानी जाती है, मेरठ से मानी जाती है, जब दूसरी ओर 20वीं एनआई यानी कि ये 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस का उपयोग करने से मना कर दिया और खुला विद्रोह कर दिया। यानी कि अगर कभी आपसे पूछा जाएगा विद्रोह की शुरुआत, तो आप कहेंगे मेरठ से। तो यह शुरुआत कहां से मानी गई आपकी, मेरठ से। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं। अब जो अगला आपको यहां पर प्रचार प्रसार की जो यानी कि 1857 के जो विद्रोह की
जो प्रसार की बात हुई, तो अगर कभी पूछा जाएगा तो आप सीधे सीधे क्या कहेंगे, मेरठ से इसकी शुरुआत मानी जाती है। नेक्स्ट है, अब मेरठ में सारे सैनिकों ने जो विद्रोह किया, चर्बी वाले कारतूसों के जो विरोध किया, सारे सैनिक इकट्ठा हो गए और मेरठ से कूच कर दिया। कहां की तरफ? दिल्ली की तरफ बढ़ गए। नेक्स्ट डे यानी कि 11 मई को क्या हुआ? द रिवेलियन सोल्जर्स ऑफ मेरठ मार्च टू दिल्ली, इन्होंने दिल्ली की तरफ कूच कर दिया। एंड प्रोक्लेम्ड द ओल्ड मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर एज शहंशाह हिंदुस्तान। और इन विद्रोहियों ने क्या किया? बहादुर शाह जफर को अपना नेता चुन लिया। तो कभी भी अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा 1857 की विद्रोह के समय में मुगल सम्राट कौन है, तो आपका आंसर सीधे सीधे क्या होगा? बहादुर शाह जफर, जो कि एक ओल्ड एज या वृद्ध शहंशाह के नाम से भी जाने जाते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं, विद इन अ मंथ ऑफ कैप्चर ऑफ दिल्ली, यानी कि दिल्ली को कैप्चर करने के बाद में द रिवोल्ट, क्या कहना चाहिए, रिवोल्ट क्या हो गया? वाइड हो गया, यानी कि फैल गया टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, यानी कि डिफरेंट भारत के विभिन्न विभिन्न भागों में ये विद्रोह फैल गया। अगर हम बात करते हैं कहां कहां पर, तो हम देख सकते हैं ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया, लगभग समस्त उत्तर भारत पर, सेंट्रल इंडिया यानी कि मध्य भारत पर, वेस्टर्न इंडिया यानी कि पश्चिमी भारत पर। कुछ हिस्सों में विद्रोह बहुत कम नाम मात्र का देखा गया, या कह सकते हैं एकदम प्रभावित भी नहीं हुए। उनमें साउथ इंडिया था, जहां पर इस विद्रोह ने बहुत ज्यादा रंग नहीं लाया, ये शांत रहा साउथ इंडिया। पंजाब और बंगाल, ये भी बहुत ज्यादा यहां पर विद्रोह ने अपना असर नहीं दिखाया। लेकिन जो हमने आपको क्षेत्र बताए हैं, यानी कि मध्य भारत का क्षेत्र हो गया, उत्तर भारत का क्षेत्र हो गया, पश्चिम भारत का क्षेत्र हो गया, यहां पर हमको प्रभाव देखने को मिलता है। अब हम 1857 का जहां जहां पर विद्रोह हुआ है उनकी बात करेंगे और देखते हैं वहां पर उनके कौन कौन से नेता थे, यानी कि किन लोगों ने उसको प्रोसीड किया। सबसे पहले दिल्ली के बारे में बात करते हैं। दिल्ली में अगर डेट की बात करेंगे कब शुरू हुआ, तो आपका आंसर क्या होगा? 11 मई 1857 को दिल्ली में विद्रोह हुआ 1857 का। और उसके नेता कौन थे? तो अभी आपने देखा कि रेवेलियंस ने नेता किसको चुना? बहादुर शाह जफर 1857 के विद्रोह के दिल्ली में नेता माने जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं लखनऊ की। लखनऊ की अगर बात करते हैं तो लखनऊ में जो विद्रोह शुरू हुआ है वो हुआ है 4 जून 1857 को। ठीक है। इंडियन लीडर उस समय यहां पर नेता कौन था 1857 के विद्रोह का? तो यहां पर नेता है बेगम हजरत महल और बिरजिस कादिर बाद में हुए। तो हजरत महल मुख्य नेता के रूप में आप जान सकते हैं। देखिए याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, कभी कभार पूछ दिया जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैच। तो वहां पर वन साइड में 1857 रिवोल्ट के रिवेलियंस के यानी कि लीडर्स के नाम होते हैं और सामने उनके प्लेसेस के नाम होते हैं। तो ये यहां से आप लोगों का एक क्वेश्चन निश्चित रूप से मिल सकता है। अब यहां पर हम ये देख सकते हैं कि एक तो विद्रोह करने वाले लोग हो गए और दूसरे विद्रोह दबाने वाले कौन से लोग हैं? तो दबाने वालों में अगर लखनऊ में हम बात करेंगे दमनकारी की, सर कॉलिन कैंपबेल। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा दबाया गया? तो आंसर होगा सर कॉलिन कैंपबेल के द्वारा दबाया गया। और अंतिम रूप से यानी कि फाइनली अगर हम बात करें तो अंतिम रूप से मार्च 1858 को लखनऊ पर अंतिम रूप से अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया और 1857 का विद्रोह यहां पर कुचल दिया गया या उसको दबा दिया गया। अब बात करेंगे हम लोग कानपुर। कानपुर की अगर बात करेंगे तो यहां पर जो बिगिनिंग होती है वो एक दिन बाद ही 5 जून को 1857 को। और यहां पर जो इनके भारतीय नेता हैं वो हैं नाना साहब मेन हैं और साथ में तात्या टोपे का भी नाम आता है। तो नाना साहब को आप लोग जरूर कोट कर लेंगे कि नाना साहब मुख्य माने जाते हैं। तो नेता के रूप में अगर कभी भी पूछा जाएगा
तो आप सीधे सीधे डायरेक्टली अगर बात की जाएगी तो नाना साहब का ही नाम वहां पर आता है। अब यहां पर अगर पूछा जाएगा किसने विद्रोह को दबाया कानपुर में 1857 के, तो आंसर हो गया सर कॉलिन कैंपबेल, यानी कि कॉलिन कैंपबेल अंग्रेज था जिसने कानपुर में विद्रोह को दबाया था। फाइनली रिकवरी ऑफ कानपुर यहां पर जो था वो 6 दिसंबर को कॉलिन कैंपबेल के द्वारा पूरी तरीके से कानपुर को अपने कब्जे में ले लिया गया और कानपुर में 1857 के विद्रोह की समाप्ति मानी जाती है। अगला जो शहर है जहां पर 1857 का विद्रोह हो गया वो है झांसी। झांसी में भी 4 जून को ही शुरुआत होती है और यहां पर जो भारतीय नेता हैं वो हैं रानी लक्ष्मीबाई, बहुत फेमस नेम है, खूब लड़ी मर्दानी वा तो झांसी वाली रानी थी, उनके बारे में बहुत सारी कविताएं भी हैं। और रानी लक्ष्मीबाई का भी वहां पर अंत हुआ और विद्रोह को कुचला गया और जो ब्रिटिश अधिकारी था जिसने ये किया वो था ह्यूरोज। कौन था? जनरल ह्यूरोज के नाम से जाना जाता है। तो ये ह्यूरोज का पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं 1857 के विद्रोह के झांसी वाले सेक्शन की, तो जून 1858 को झांसी में विद्रोह को पूरी तरीके से दबा दिया गया। ग्वालियर पर फिर से कब्जा कर लिया गया और इन अंग्रेजों के द्वारा लगभग सेंट्रल इंडिया का क्षेत्र और बुंदेलखंड को ब्रिटिश नियंत्रण में पूरी तरीके से ला दिया गया। तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं रिवोल्ट एट झांसी रिकैप्चर्ड ग्वालियर ऑन जून 1858। समझ सकते हैं ना? तो यानी कि पूरा जो झांसी से बुंदेलखंड वाला रीजन है, मिडिल इंडिया वाला रीजन है, उस पर पूरा कब्जा अंग्रेजों ने कर लिया जब यहां पर विद्रोह को दबा दिया उन लोगों ने। अब हम लोग बात करते हैं बिहार के जगदीशपुर की बात करते हैं। जगदीशपुर की अगर बात करते हैं तो जगदीशपुर में भी यह जून 1857 में हुआ और जगदीशपुर के जो नेता हैं वो हैं कुंवर सिंह। कौन है? कुंवर सिंह। कुंवर सिंह के बारे में बहुत कहानियां प्रचलित हैं। ऐसा माना जाता है कि जब इनके गोली लग गई थी तो इन्होंने अपनी बाजू यानी कि अपनी बाह को खुद काट करके गंगा में बहा दिया था। यह इनकी बहादुरी की एक किस्से के रूप में जाना जाता है। तो ये उसी समय की बात रही होगी। अब यहां पर जो विद्रोह दबाया है वो विलियम टेलर के द्वारा दबाया गया है। किसके द्वारा दबाया गया है? विलियम टेलर के द्वारा। अब जगदीशपुर में भी लोगों ने पूरा ब्रिटिश ने अधिकार कर लिया और कंट्रोल द रिवोल्ट एट आरा। कहां पर कंट्रोल किया गया? आरा में 1858 दिसंबर में। और ये इस तरीके से आरा में भी विद्रोह खत्म हो गया। जो जगदीशपुर का जो बिहार का विद्रोह था वो आरा नामक स्थान में समाप्त हो जाता है। अगला जो विद्रोह का स्थल है, जगह है, वो है इलाहाबाद और बनारस। ये भी जून 1857 में हुआ है। यहां पर अगर भारतीय नेताओं की बात करेंगे तो मौलवी लियाकत अली यहां पर नेता हैं, लेकिन विद्रोह को दबाने वाला अंग्रेज अधिकारी है कर्नल नील। कौन है? कर्नल नील। इसका ब्रिटिश अधिकारी है विद्रोह को दबाने वाला। अब यहां पर बात करते हैं रिकैप्चर्ड बनारस एंड इलाहाबाद इन मार्च 1858। और 1858 मार्च में बनारस और इलाहाबाद को अंग्रेजों के द्वारा फिर से रिकैप्चर्ड कर लिया गया, यानी कि पुनः प्राप्त कर लिया गया। अगला स्थल है फैजाबाद। फैजाबाद के बारे में बात करते हैं तो यहां पर मौलवी अहमद उल्ला के बारे में हमको मिलता है। मौलवी अहमद उल्ला जो थे ये बेसिकली यहां पर लीडर हैं, ठीक है ना। और इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को नाम दिया जिहाद। यानी कि अगर कभी आपसे पूछा जाएगा किसके द्वारा 1857 के विद्रोह को जिहाद के रूप में घोषित किया गया, तो आंसर होगा मौलवी अहमद उल्ला। अगर पूछा जाए कहां पर जिहाद के रूप में घोषित किया गया, तो आंसर क्या होगा? फैजाबाद। अगला जो स्थल है वो है बरेली। और बरेली में जो हैं वो हैं खान बहादुर खान। कौन है? खान बहादुर खान। ये तो सारे प्लेसेस हो गए। यहां से गारंटी से आपको सवाल मिलेंगे, क्वेश्चंस जब भी आता है तो इस वाले सेक्शन से जरूर आता है।
अब हम 1857 का आखिरकार विद्रोह क्यों फेल हुआ, इसके कारणों की हम जरूर समीक्षा करते हैं। सबसे पहला कारण अगर हम बात करते हैं, सारे लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। कुछ स्थानीय लोग थे जो कि अंग्रेजों की तरफ से अंग्रेजों को सक्रिय रूप से समर्थन दे रहे थे। उनमें अगर हम बात करते हैं, ग्वालियर के सिंधिया लोग थे, इंदौर के होलकर लोग थे, हैदराबाद का निजाम था, और जोधपुर के राजा थे, भोपाल के नवाब थे, पटियाला, सिंध और कश्मीर के शासकों और नेपाल के राणा ने अंग्रेजों को सक्रिय रूप से जब समर्थन दिया, तो इसीलिए 1857 का विद्रोह सफल नहीं हो पाया, जो विफलता का कारण है। जब अपने ही लोग कहीं ना कहीं अंग्रेजों को बिल्कुल सक्रिय रूप से उनके साथ में हैं, तो ये विद्रोह तो इसीलिए बहुत जितनी तेजी से हुआ था उससे डबल तेजी से इसको दबा दिया गया था। दूसरा कारण अगर हम बात करते हैं, दूसरा जो कारण है वो विद्रोही सैनिकों के पास सैन्य उपकरण कम थे। भाई आपके पास कोई प्रोग्रामिंग नहीं है, कोई भी आपके पास आर्म्स नहीं है, आप अगर किसी लड़ाई में कूदेंगे तो क्या होगा, उसका जो रिजल्ट है वो आपके फेवर में नहीं होगा। तो ये भी एक कारण था। तो यहां पर हम देख सकते हैं, द मिलिट्री इक्विपमेंट ऑफ द रिबेल्स वाज इंफीरियर। अब ये जो थे सैन्य उपकरण वो बहुत कम थे, किसकी तुलना में, अंग्रेजों की तुलना में कम थे। तो इसीलिए ये सैन्य कारण भी कहीं ना कहीं जो इक्विपमेंट्स वाला जो पार्ट है वो हमारे पास कम था, आर्म्स कम थे, तो इसीलिए वहां पर एक हम युद्ध नहीं लड़ सके अच्छा। और तुलनात्मक रूप से एक जो कुशल नेतृत्व होता है, कह सकते हैं ना कि एक इफेक्टिव लीडरशिप, उस इफेक्टिव लीडरशिप का भी अभाव था, क्योंकि जो रिवेलियंस थे उन्होंने तो चुना था बहादुर शाह जफर को, और जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाया जो लीडर था। तो इसीलिए कुशल नेतृत्व और आर्म्स की कमी की वजह से भी ये कहीं ना कहीं असफल रहा। अब अगर हम तीसरे इसकी विफलता के असफलता के कारण की बात करते हैं, द मॉडर्न इंटेलिजेंट इंडियंस ऑल्सो डिड नॉट सपोर्ट द कॉज। यानी कि जो भारत का बुद्धिजीवी वर्ग था, जो आधुनिक बुद्धिजीवी भारतीय थे, उन लोगों ने समर्थन नहीं किया था। तो इस वजह से भी ये विद्रोह यहां पर असफल हो जाता है। अब हम इसके महत्व की बात करते हैं। अगर हम महत्व की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, विद्रोह के महत्वपूर्ण तत्व के रूप में हिंदू मुस्लिम की एकता थी। समझ रहे हैं ना, जो हमको महत्व इसका दिखता है, द इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द रिवोल्ट ले इन हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ये एक महत्व निकल के आया। दूसरा, पीपल्स एग्जिबिटेड पैट्रियोटिक, समझ रहे हैं ना, पैट्रियोटिक मतलब क्या हो गया कि एक सांप्रदायिक जो भावनाओं स्पर्श किए बिना देशभक्ति की भावना का यहां पर प्रदर्शन हुआ। समझ रहे हैं ना कि जो सांप्रदायिक भावनाएं हैं उनको नेग्लेक्ट किया गया, और एक जो देशभक्ति की भावनाएं हैं उनका यहां पर प्रदर्शन हुआ। तो ये भी हमको एक महत्व यहां पर दिखता है। अब हम लोग नेचर की बात करते हैं। 1857 का अगर नेचर की बात करते हैं, देयर आर टू मेन व्यूज, यहां पर दो मेन व्यूज हैं इसके अबाउट द नेचर ऑफ 1857 रिवोल्ट। इसके दो विचार माने जाते हैं। पहला क्या है, कुछ लोगों का कहना है इट इज अ सिपाही म्यूटिनी, एक सिपाही विद्रोह है। कौन कौन मानता है सिपाही विद्रोह, उनके पॉइंट हम जान लेते हैं। मिस्टर सर सैयद अहमद खान मानते हैं, दुर्गादास बंदोपाध्याय मानते हैं, ठीक है ना, ये समकालीन इतिहासकार हैं। दुर्गादास बंदोपाध्याय कंटेम्पोरेरी उस समय के हिस्टोरियन हैं। दूसरा, स्टैनली, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ये उस समय इसकी पद था या पोस्ट था। दूसरा, आर.सी. मजूमदार साहब का भी ये मानना है कि 1857 रिवोल्ट वाज आ सिपाही म्यूटनी। तो कभी भी अगर पूछा जाएगा कौन कौन लोग सिपाही विद्रोह कहते हैं तो आप इनके नाम बता सकते हैं। दूसरा, एक विचारधारा है कि 1857 का जो विद्रोह है इट वाज इंडियन स्ट्रगल, या कहते हैं इट वाज वार ऑफ इंडिपेंडेंस,
ये आजादी का युद्ध है या राष्ट्रीय संघर्ष है? इनमें कौन कौन है जल्दी से जान लेते हैं। बेंजामिन डिज़राइली बहुत महत्वपूर्ण नाम है। कार्ल मार्क्स, इकोनॉमिक्स में इनका नाम बहुत प्रसिद्ध है। दास कैपिटल इन्होंने एक किताब भी लिखी है। बी.डी. सावरकर, ये भी बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। के.एम. पनिक्कर, ठीक है ना, इनका भी नाम आप लोग याद रखेंगे। ईश्वर प्रसाद और ए.एल. श्रीवास्तव, जो कि हिस्ट्री के जाने माने राइटर भी माने जाते हैं। और नेक्स्ट है ताराचंद। इन सभी लोगों ने सीधे सीधे कहा कि ये कोई सिपाही उपाही विद्रोह नहीं है, ये एक राष्ट्रीय संघर्ष है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का वीडियो गुरु के आज के सेशन में। आज हम यहाँ पर हिस्ट्री सब्जेक्ट के एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। और वो हमारा टॉपिक है 1857 रिवोल्ट, यानी कि 1857 का विद्रोह। अब 1857 का जो विद्रोह हुआ वो कहीं ना कहीं जो जितने भारतीय लोग थे उनमें अंग्रेजों के प्रति, यानी कि अंग्रेजों का रूल था, अंग्रेजों का शासन था, उनके प्रति असंतुष्ट बहुत था सभी भारतीयों के मन में। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। हम कारणों के बारे में भी बात करेंगे कि आखिरकार 1857 का विद्रोह क्यों हुआ। उसके बाद में हम उसके प्रभाव के बारे में भी बात करेंगे कि जब 1857 का विद्रोह हो गया तो उसका प्रभाव क्या हुआ। फिर बीच में 1857 का विद्रोह कहाँ कहाँ पर फैला, कहाँ कहाँ पर किन किन लोगों ने उसको प्रोसीड किया, यानी कि 1857 के विद्रोह का नेता कौन था, या 1857 के उस विद्रोह को किस अंग्रेज अधिकारी के द्वारा दबाया गया। जहां से आपके सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे आप अगर सीजीएल के एग्जाम में कभी देखेंगे तो 1857 से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो सीधे सीधे आपको क्वेश्चन वहां पर जहां जहां पर विद्रोह हुआ है वहीं से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो 1857 का विद्रोह है यह भारतीय इतिहास में इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। क्यों महत्वपूर्ण स्थान है? तो कह सकते हैं कि 1857 इज एन इंपॉर्टेंट लैंडमार्क इन द इंडियन हिस्ट्री। क्यों है? क्योंकि इस समय शासनकाल अंग्रेजों का था और अंग्रेजों के शासनकाल के समय में जो यहाँ पर गवर्नर जनरल था उसका नाम क्या था? लॉर्ड कैनिंग। तो पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? लॉर्ड कैनिंग। क्लियर है ये बात? आगे हम लोग बात करते हैं। अब यहां पर एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जब 1857 का रिवोल्ट हुआ, इन दैट टाइम हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड? इंग्लैंड का प्रधानमंत्री उस समय कौन था? तो इसको हम समझते हैं। एट दिस टाइम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड वाज पॉर्मेस्टन। याद रखेंगे, कौन थे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री उस समय? पॉर्मेस्टन थे। एंड ड्यूरिंग द रिवेलियन द कंपनीज चीफ जनरल जॉर्ज एनिसन। और उस समय विद्रोह प्रारंभ के समय कंपनी का जो मुख्य सेनापति था उसका नाम था जॉर्ज एनिसन। याद रखना है, विद्रोह प्रारंभ होने के समय कंपनी का सेनापति कौन है? जॉर्ज एनिसन। एवं विद्रोह प्रारंभ होने के बाद कौन सेनापति हो गया? ये हो गया कॉलिन कैंपबेल। तो तीन चीजें यहां से निकल के आई, ध्यान से समझेंगे। पहली चीज तो ये हो गई, पीएम कौन है इंग्लैंड के? तो आपने देख लिया, पॉर्मेस्टन। दूसरी चीज निकल के आई कि विद्रोह के समय सेनापति कौन है? तो जॉर्ज एनिसन। याद रखना है। तीसरी चीज यह है कि विद्रोह प्रारंभ हो जाने के बाद में सेनापति कौन है? तो याद रखेंगे कैंपबेल। और यहां से अगर बेसिक फीचर पूछा जाएगा 1857 का तो यहां से आपको निश्चित रूप से क्वेश्चन मिलेगा जरूर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब 1857 रिवोल्ट के क्या कारण थे इसके बारे में चर्चा करते हैं। 1857 का जो विद्रोह हुआ, रिवोल्ट हुआ, वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, रिलीजियस एंड मिलिट्री एंड इमीडिएट कॉजेज। यानी कि ये बहुत सारे कहना चाहिए कारण थे 1857 का विद्रोह होने का। कोई एक कारण इतने बड़े विद्रोह का नहीं होगा।
जिसमें राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक धार्मिक कारण, सैन्य और तात्कालिक कारण, ये सारे के सारे कारण इस 1857 के विद्रोह के लिए उत्तरदायी माने जा सकते हैं। अब यहां पर एक पॉइंट और है कि और भी क्या कारण था। नाना साहब वाज रेफ्यूज्ड द पेंशन, यहां पर नाना साहब को पेंशन देने से इनकार कर दिया गया था, एक ये भी कारण था। दूसरा एक महत्वपूर्ण कारण था कि अवध को माल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि कुशासन के आधार पर उसका अधिग्रहण कर लिया गया, उसको हड़प लिया गया। तो ये भी 1857 का कारणों में शामिल था। तो ये भी आपके दो कारण 1857 के कारणों में शामिल हो जाते हैं। अगला हम लोग बात करते हैं। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि लॉर्ड डलहौजी की जो हड़प नीति आई उसमें किन किन राज्यों को हड़पा गया। जब इतने राज्य हड़प लिए गए तो ऑब्वियसली वहां पर बहुत सारे कारण होंगे, जल्दी से देख लेंगे इनको हम। कौन कौन से थे? सतारा 1848, जैतपुर, संबलपुर, नागपुर, झांसी, उदयपुर, ये सारे के सारे राज्य भी डलहौजी के द्वारा उसकी हड़प नीति के तहत उसको कहना चाहिए कि हड़प लिया गया, अंग्रेज साम्राज्य में मिला लिया गया। तो ये भी इनके 1857 के विद्रोह के कारणों में शामिल किया जाता है। दूसरा, अगर हम बात करते हैं सब्सिडियरी अलायंस की यानी कि सहायक संधि, सहायक संधि भी वेलेज़ली के द्वारा की गई है। उस समय ये वेलेज़ली के द्वारा सहायक संधि की गई है। और एक क्वेश्चन ये अक्सर मिलता है कि किस राज्य ने सबसे पहले सहायक संधि की, तो आंसर क्या होगा? हैदराबाद। हैदराबाद वाज द फर्स्ट स्टेट टू एक्सेप्ट सब्सिडियरी अलायंस। अदर स्टेट ऑफ तंजौर, अवध, पेशवा, भोसले एंड सिंधिया और भी बहुत सारे इन सारे राज्यों ने सब्सिडियरी अलायंस को अडॉप्ट किया। सबसे पहला अगर पूछा जाएगा तो आपका आंसर क्या होगा? हैदराबाद। किसके द्वारा की गई? तो आंसर क्या होगा? वेलेज़ली। अब हम लोग बात करने वाले हैं 1857 के सोशल रिलीजियस कॉज के बारे में, यानी कि इसका जो सामाजिक और धार्मिक कारण है वो क्या था। सामाजिक और धार्मिक कारणों में हमको दो कारण बहुत स्पष्ट दिखाई देते हैं। पहला क्या है? ब्रिटिश सोशल रिफॉर्म यानी कि ब्रिटिश सामाजिक सुधार। और ब्रिटिश सामाजिक सुधार में अगर हम एक महत्वपूर्ण कारण लेते हैं, लीगलाइजेशन ऑफ विडो रिमैरिज एक्ट, यानी कि जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है उसको वैलिडिटी देना, उसका वैधीकरण करना। दूसरा, अगर हम बात करते हैं 1856 में लॉर्ड कैनिंग, और ये वहां पर लॉर्ड कैनिंग के द्वारा हुआ था। अगर आपसे पूछा जाएगा ये विडो रिमैरिज एक्ट तो उस समय लॉर्ड कैनिंग का नाम आएगा। दूसरा, 1829 का एबोलिशन ऑफ सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक थे वायसराय और राजा राममोहन राय की सहायता से यहां पर सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। तो ये भी सामाजिक और धार्मिक कारणों में इन दो कारणों की गणना की जाती है। अब हम बात करेंगे 1857 के विद्रोह का सैन्य कारण यानी कि मिलिट्री कॉज क्या है। सैन्य कारण यह है कि जो एक तो अंग्रेज सैनिक हैं यानी कि यूरोपियन सैनिक हैं, दूसरे भारतीय सैनिक हैं। दोनों सैनिकों के बीच में भेदभाव बहुत किया जा रहा है, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन विद इंडियन सोल्जर्स, ठीक है ना, एंड यूरोपियन सोल्जर्स, दोनों के बीच में भेदभाव है, पहली चीज। दूसरी, सैलरी को लेकर के वाज पेड लो सैलरीज, यानी कि जो इंडियंस हैं वो लो सैलरीज पर हैं। किन के अकॉर्डिंग? अगर हम बात करें जो यूरोपियन हैं उनसे इंडियन सोल्जर्स को कम सैलरी मिलती है। और दूसरा, दे कुड नॉट राइज अबोव द रैंक ऑफ सूबेदार, उनको कभी भी सूबेदार के पद से ऊपर नहीं दिया जाता था, यानी कि उनको प्रमोशन में भी कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेट होना पड़ता था या डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता था। दूसरा, एक सबसे जो महत्वपूर्ण जो कारण है, एक नस्लीय रूप से उनको अपमानित किया जाता था। तो सैनिकों के अंदर असंतोष इन्हीं सारी चीजों से हुआ। कहा गया कि भाई तुम्हारी सैलरी कम है क्योंकि तुम इंडियन हो। दूसरा,
तुम्हारे साथ, तुम इंडियन हो तो नस्ली भेदभाव होगा, तुम्हें सारी चीजें वो नहीं प्रोवाइड की जाएंगी जो यूरोपियन सोल्जर्स को हैं, सैलरी भी तुम्हारी नहीं बढ़ाई जाएगी, तुम्हारा प्रमोशन भी नहीं होगा। ये सारे कारण भी सैन्य कारणों में गणना की जाती है जो 1857 के विद्रोह के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। अगला सैन्य कारण हम लोग बात करते हैं। अब यहां पर देखिए, जब इतने सारे कारण हो गए तो असंतोष तो होगा ही, और एन इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ मिलिट्री, अगर हम सैन्य कारण में बात करते हैं, दिस कंटेंट वाज द जनरल सर्विस। अब यहां पर बात की गई है सैन्य असंतोष में एक जो सबसे महत्वपूर्ण कारण निकल के आया है वो जनरल सर्विस इनलाइटमेंट, यानी कि जो भर्ती सेवा एक्ट है। क्या है? भर्ती सेवा इनलिचमेंट या भर्ती सेवा एक्ट है 1856 का। यह भी एक सैन्य कारण माना जाता था, जिसके तहत जब भी आवश्यक होता था तो क्या होता था, उनको समुद्र पार जाना पड़ता था। और समुद्र पार जब भी जाना पड़ता था तो एक धारणा थी कि धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, समझ रहे हैं, समुद्र पार जाने से धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, ये एक धारणा थी। तो उनको समुद्र पार जाना भी आवश्यक था, अनिवार्य था पूरी नौकरी के दौरान। तो ये भी एक सैनिकों के अंदर असंतोष का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण था। तो इसको हम लोग 1857 के सैन्य कारणों में हम लोग रखते हैं। आगे अगर हम लोग इमीडिएट कॉज की बात करते हैं, तात्कालिक कारण क्या था इसका? तात्कालिक कारण की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले द इंट्रोड्यूस ऑफ इनफील्ड राइफल्स, रॉयल इनफील्ड राइफल्स का प्रयोग करवाया गया। अंग्रेजों ने एक नई राइफल बनाई, रॉयल इनफील्ड राइफल, और उसको किया क्या जाता था, उसमें जो कार्टिलेज थे, जो उसके कारतूस थे, बेसिकली वो बनाए जाते थे गाय और सुअर की चर्बी से, यानी कि पोर्क और काऊ की चर्बी से ये बनाए जाते थे। तो इसमें क्या हो गया कि उनको दांत से काट करके बंदूक में लगाना पड़ता था। अब गाय तो पवित्र है हिंदुओं के लिए, तो एक धार्मिक वाला कारण भी यहां पर आ जाता है इसके माध्यम से। तो ये जो दांत से काट करके कारतूस लगाया गया, इसका विरोध किया। तो गाय और सुअर की चर्बी से जो कारतूस बनाए गए, इसका बहुत ज्यादा विरोध किया गया। ये इसका एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है तात्कालिक कारणों में। अब विद्रोह की हम लोग शुरुआत की बात करते हैं। अगर शुरुआत की बात करते हैं तो 29 मार्च 1857 वो डेट है जब 34 नेटिव इन्फेंट्री, एनआई मीन्स नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही, और ये कहां पर, बैरकपुर छावनी का सिपाही, और उसका नाम है मंगल पांडे, वो इन चर्बी वाले कारतूसों के विरोध में जब बहुत ज्यादा व्यापक सारे सैनिक इकट्ठा हो जाते हैं तो उसी समय वो 2 अंग्रेज पुलिस अधिकारियों को गोली मार देता है, उनकी हत्या करने की कोशिश करता है, जिसमें एक की हत्या भी हो जाती है। और उनके नाम थे ह्यूसन और बाग। क्या नाम था उनका? ह्यूसन और बाग। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन क्या मिलेंगे आपको कि मंगल पांडे के द्वारा कहां पर विद्रोह किया गया, तो आंसर क्या होगा, बैरकपुर। यह बैरकपुर है कहां पर, तो आंसर क्या होगा, वेस्ट बंगाल यानी कि कलकत्ता के पास। अब इसने किस पर गोली चलाई, तो आपका आंसर क्या होगा, ह्यूसन और बाग की वहां पर हत्या कर दी गई। और मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही था, तो आंसर आपका क्या होगा, 34 नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही था। आगे हम लोग मूव करते हैं, आगे बात करते हैं द इंडियन सोल्जर्स प्रेजेंट रिफ्यूज टू ओबे टू अरेस्ट मंगल पांडे। जो भारतीय सैनिक थे, जब मंगल पांडे ने गोली मार दी तो उनको आदेश दिया गया सारे सैनिकों की मंगल पांडे को अरेस्ट करो। जब ऐसा कहा गया तो इंडियन सोल्जर्स ने ब्रिटिश सोल्जर्स के जो आदेश था उसको डिसओबे किया। उन्होंने कहा हम अपने सैनिक को अरेस्ट नहीं करेंगे। उन्होंने मंगल पांडे को गिरफ्तार करने से इनकार कर दिया। हालांकि बाद में 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को अरेस्ट करके उनको फांसी दे दी गई। ठीक है भाई, तो यहां पर मंगल पांडे की मृत्यु हो जाती है, यानी कि उनको फांसी दे दी जाती है, मंगल पांडे शहीद हो जाते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं, अब यहां पर
विद्रोह की शुरुआत के ही सारे पॉइंट हैं, इसको बिल्कुल नोट डाउन करते जाइएगा। वास्तव में अगर हम लोग इस 1857 को एक गदर का नाम दिया गया, इस गदर की जो हम शुरुआत मानते हैं यह होती है 10 मई 1857 को, और कहां से मानी जाती है? मेरठ से मानी जाती है। जब दूसरी ओर 20वीं एनआई यानी कि ये 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस का उपयोग करने से मना कर दिया और खुला विद्रोह कर दिया। यानी कि अगर कभी आपसे पूछा जाएगा विद्रोह की शुरुआत, तो आप कहेंगे मेरठ से। तो यह शुरुआत कहां से मानी गई आपकी? मेरठ से। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं। अब जो अगला आपको यहाँ पर प्रचार प्रसार की जो यानी कि 1857 के जो विद्रोह की जो प्रसार की बात हुई, तो अगर कभी पूछा जाएगा तो आप सीधे सीधे क्या कहेंगे? मेरठ से इसकी शुरुआत मानी जाती है। नेक्स्ट है, अब मेरठ में सारे सैनिकों ने जो विद्रोह किया, चर्बी वाले कारतूसों के जो विरोध किया, सारे सैनिक इकट्ठा हो गए और मेरठ से कूच कर दिया। कहां की तरफ? दिल्ली की तरफ बढ़ गए। नेक्स्ट डे यानी कि 11 मई को क्या हुआ? द रिवेलियन सोल्जर्स ऑफ मेरठ मार्च टू दिल्ली, इन्होंने दिल्ली की तरफ कूच कर दिया। एंड प्रोक्लेम्ड द ओल्ड मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर एज शहंशाह हिंदुस्तान। और इन विद्रोहियों ने क्या किया? बहादुर शाह जफर को अपना नेता चुन लिया। तो कभी भी अगर यह क्वेश्चन पूछा जाएगा 1857 की विद्रोह के समय में मुगल सम्राट कौन है, तो आपका आंसर सीधे सीधे क्या होगा? बहादुर शाह जफर, जो कि एक ओल्ड एज या वृद्ध शहंशाह के नाम से भी जाने जाते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं। विद इन अ मंथ ऑफ कैप्चर ऑफ दिल्ली, यानी कि दिल्ली को कैप्चर करने के बाद में द रिवोल्ट, क्या कहना चाहिए? रिवोल्ट क्या हो गया? वाइड हो गया, यानी कि फैल गया टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, यानी कि डिफरेंट भारत के विभिन्न विभिन्न भागों में ये विद्रोह फैल गया। अगर हम बात करते हैं कहां कहां पर, तो हम देख सकते हैं ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया, लगभग समस्त उत्तर भारत पर, सेंट्रल इंडिया यानी कि मध्य भारत पर, वेस्टर्न इंडिया यानी कि पश्चिमी भारत पर। कुछ हिस्सों में विद्रोह बहुत कम नाम मात्र का देखा गया, या कह सकते हैं एकदम प्रभावित भी नहीं हुए। उनमें साउथ इंडिया था, जहां पर इस विद्रोह ने बहुत ज्यादा रंग नहीं लाया, ये शांत रहा साउथ इंडिया। पंजाब और बंगाल, ये भी बहुत ज्यादा यहां पर विद्रोह ने अपना असर नहीं दिखाया। लेकिन जो हमने आपको क्षेत्र बताए हैं, यानी कि मध्य भारत का क्षेत्र हो गया, उत्तर भारत का क्षेत्र हो गया, पश्चिम भारत का क्षेत्र हो गया, यहां पर हमको प्रभाव देखने को मिलता है। अब हम 1857 का जहां जहां पर विद्रोह हुआ है उनकी बात करेंगे और देखते हैं वहां पर उनके कौन कौन से नेता थे, यानी कि किन लोगों ने उसको प्रोसीड किया। सबसे पहले दिल्ली के बारे में बात करते हैं। दिल्ली में अगर डेट की बात करेंगे कब शुरू हुआ, तो आपका आंसर क्या होगा? 11 मई 1857 को दिल्ली में विद्रोह हुआ 1857 का। और उसके नेता कौन थे? तो अभी आपने देखा कि रेबेलियंस ने नेता किसको चुना? बहादुर शाह जफर 1857 के विद्रोह के दिल्ली में नेता माने जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं लखनऊ की। लखनऊ की अगर बात करते हैं तो लखनऊ में जो विद्रोह शुरू हुआ है वो हुआ है 4 जून 1857 को। ठीक है। इंडियन लीडर उस समय यहां पर नेता कौन था 1857 के विद्रोह का? तो यहां पर नेता है बेगम हजरत महल और बिरजिस कादिर बाद में हुए। तो हजरत महल मुख्य नेता के रूप में आप जान सकते हैं। देखिए याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, कभी कभार पूछ दिया जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैच। तो वहां पर वन साइड में 1857 रिवोल्ट के रिवेलियंस के यानी कि लीडर्स के नाम होते हैं और सामने उनके प्लेसेस के नाम होते हैं। तो ये यहां से आप लोगों का एक क्वेश्चन निश्चित रूप से मिल सकता है। अब यहां पर हम ये देख सकते हैं
कि एक तो विद्रोह करने वाले लोग हो गए और दूसरे विद्रोह दबाने वाले कौन से लोग हैं। तो दबाने वालों में अगर लखनऊ में हम बात करेंगे दमनकारी की, सर कॉलिन कैंपबेल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यानी कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा दबाया गया, तो आंसर होगा सर कॉलिन कैंपबेल के द्वारा दबाया गया। और अंतिम रूप से यानी कि फाइनली अगर हम बात करें तो अंतिम रूप से मार्च 1858 को लखनऊ पर अंतिम रूप से अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया और 1857 का विद्रोह यहां पर कुचल दिया गया या उसको दबा दिया गया। अब बात करेंगे हम लोग कानपुर की अगर बात करेंगे तो यहां पर जो बिगिनिंग होती है वो एक दिन बाद ही 5 जून को 1857 को, और यहां पर जो इनके भारतीय नेता हैं वो हैं नाना साहब मेन हैं और साथ में तात्या टोपे का भी नाम आता है। तो नाना साहब को आप लोग जरूर कोट कर लेंगे कि नाना साहब मुख्य माने जाते हैं। तो नेता के रूप में अगर कभी भी पूछा जाएगा तो आप सीधे सीधे डायरेक्टली अगर बात की जाएगी तो नाना साहब का ही नाम वहां पर आता है। अब यहां पर अगर पूछा जाएगा किसने विद्रोह को दबाया कानपुर में 1857 के, तो आंसर हो गया सर कॉलिन कैंपबेल। यानी कि कॉलिन कैंपबेल अंग्रेज था जिसने कानपुर में विद्रोह को दबाया था। फाइनली रिकवरी ऑफ कानपुर यहां पर जो था वो 6 दिसंबर को कॉलिन कैंपबेल के द्वारा पूरी तरीके से कानपुर को अपने कब्जे में ले लिया गया और कानपुर में 1857 के विद्रोह की समाप्ति मानी जाती है। अगला जो शहर है जहां पर 1857 का विद्रोह हो गया वो है झांसी। झांसी में भी 4 जून को ही शुरुआत होती है और यहां पर जो भारतीय नेता हैं वो हैं रानी लक्ष्मीबाई। बहुत फेमस नेम है, खूब लड़ी मर्दानी वा तो झांसी वाली रानी थी, उनके बारे में बहुत सारी कविताएं भी हैं। और रानी लक्ष्मीबाई का भी वहां पर अंत हुआ और विद्रोह को कुचला गया। और जो ब्रिटिश अधिकारी था जिसने ये किया वो था ह्यूरोज। कौन था? जनरल ह्यूरोज के नाम से जाना जाता है। तो ये ह्यूरोज का पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं 1857 के विद्रोह के झांसी वाले सेक्शन की, तो जून 1858 को झांसी में विद्रोह को पूरी तरीके से दबा दिया गया। ग्वालियर पर फिर से कब्जा कर लिया गया और इन अंग्रेजों के द्वारा लगभग सेंट्रल इंडिया का क्षेत्र और बुंदेलखंड को ब्रिटिश नियंत्रण में पूरी तरीके से ला दिया गया। तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं रिवोल्ट एट झांसी रिकैप्चर्ड ग्वालियर ऑन जून 1858। समझ सकते हैं ना? तो यानी कि पूरा जो झांसी से बुंदेलखंड वाला रीजन है, मिडिल इंडिया वाला रीजन है, उस पर पूरा कब्जा अंग्रेजों ने कर लिया जब यहां पर विद्रोह को दबा दिया उन लोगों ने। अब हम लोग बात करते हैं बिहार के जगदीशपुर की बात करते हैं। जगदीशपुर की अगर बात करते हैं तो जगदीशपुर में भी यह जून 1857 में हुआ और जगदीशपुर के जो नेता हैं वो हैं कुंवर सिंह। कौन है? कुंवर सिंह। कुंवर सिंह के बारे में बहुत कहानियां प्रचलित हैं। ऐसा माना जाता है कि जब इनके गोली लग गई थी तो इन्होंने अपनी बाजू यानी कि अपनी बाह को खुद काट करके गंगा में बहा दिया था। यह इनकी बहादुरी की एक किस्से के रूप में जाना जाता है। तो ये उसी समय की बात रही होगी। अब यहां पर जो विद्रोह दबाया है वो विलियम टेलर के द्वारा दबाया गया है। किसके द्वारा दबाया गया है? विलियम टेलर के द्वारा। अब जगदीशपुर में भी लोगों ने पूरा ब्रिटिश ने अधिकार कर लिया और कंट्रोल द रिवोल्ट एट आरा। कहां पर कंट्रोल किया गया? आरा में 1858 दिसंबर में। और ये इस तरीके से आरा में भी विद्रोह खत्म हो गया। जो जगदीशपुर का जो बिहार का विद्रोह था वो आरा नामक स्थान में समाप्त हो जाता है। अगला जो विद्रोह का स्थल है, जगह है, वो है इलाहाबाद और बनारस। ये भी जून 1857 में हुआ है। यहां पर अगर भारतीय नेताओं की बात करेंगे तो मौलवी लियाकत अली यहां पर नेता हैं, लेकिन विद्रोह को दबाने वाला अंग्रेज अधिकारी है कर्नल नील। कौन है? कर्नल नील इसका ब्रिटिश अधिकारी है विद्रोह को दबाने वाला। अब
यहां पर बात करते हैं रिकैप्चर्ड बनारस एंड इलाहाबाद इन मार्च 1858 और 1858 मार्च में बनारस और इलाहाबाद को अंग्रेजों के द्वारा फिर से रिकैप्चर्ड कर लिया गया, यानी कि पुनः प्राप्त कर लिया गया। अगला स्थल है फैजाबाद। फैजाबाद के बारे में बात करते हैं तो यहां पर मौलवी अहमद उल्ला के बारे में हमको मिलता है। मौलवी अहमद उल्ला जो थे ये बेसिकली यहां पर लीडर हैं, ठीक है ना, और इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को नाम दिया जिहाद। यानी कि अगर कभी आपसे पूछा जाएगा किसके द्वारा 1857 के विद्रोह को जिहाद के रूप में घोषित किया गया, तो आंसर होगा मौलवी अहमद उल्ला। अगर पूछा जाए कहां पर जिहाद के रूप में घोषित किया गया, तो आंसर क्या होगा, फैजाबाद। अगला जो स्थल है वो है बरेली, और बरेली में जो है वो है खान बहादुर खान। कौन है, खान बहादुर खान। ये तो सारे प्लेसेस हो गए, यहां से गारंटी से आपको सवाल मिलेंगे, क्वेश्चंस जब भी आता है तो इस वाले सेक्शन से जरूर आता है। अब हम 1857 का आखिरकार विद्रोह क्यों फेल हुआ, इसके कारणों की हम जरूर समीक्षा करते हैं। सबसे पहला कारण अगर हम बात करते हैं, सारे लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। कुछ स्थानीय लोग थे जो कि अंग्रेजों की तरफ से अंग्रेजों को सक्रिय रूप से समर्थन दे रहे थे। उनमें अगर हम बात करते हैं, ग्वालियर के सिंधिया लोग थे, इंदौर के होलकर लोग थे, हैदराबाद का निजाम था, और जोधपुर के राजा थे, भोपाल के नवाब थे, पटियाला, सिंध और कश्मीर के शासकों और नेपाल के राणा ने अंग्रेजों को सक्रिय रूप से जब समर्थन दिया, तो इसीलिए 1857 का विद्रोह सफल नहीं हो पाया, जो विफलता का कारण है। जब अपने ही लोग कहीं ना कहीं अंग्रेजों को बिल्कुल सक्रिय रूप से उनके साथ में हैं, तो ये विद्रोह तो इसीलिए बहुत जितनी तेजी से हुआ था उससे डबल तेजी से इसको दबा दिया गया था। दूसरा कारण अगर हम बात करते हैं, दूसरा जो कारण है वो विद्रोही सैनिकों के पास सैन्य उपकरण कम थे। भाई आपके पास कोई प्रोग्रामिंग नहीं है, कोई भी आपके पास आर्म्स नहीं है, आप अगर किसी लड़ाई में कूदेंगे तो क्या होगा, उसका जो रिजल्ट है वो आपके फेवर में नहीं होगा। तो ये भी एक कारण था। तो यहां पर हम देख सकते हैं द मिलिट्री इक्विपमेंट ऑफ द रिबेल्स वाज इंफीरियर। अब ये जो थे सैन्य उपकरण वो बहुत कम थे, किसकी तुलना में, अंग्रेजों की तुलना में कम थे। तो इसीलिए ये सैन्य कारण भी कहीं ना कहीं जो इक्विपमेंट्स वाला जो पार्ट है वो हमारे पास कम था, आर्म्स कम थे, तो इसीलिए वहां पर एक हम युद्ध नहीं लड़ सके अच्छा। और तुलनात्मक रूप से एक जो कुशल नेतृत्व होता है, कह सकते हैं ना कि एक इफेक्टिव लीडरशिप, उस इफेक्टिव लीडरशिप का भी अभाव था, क्योंकि जो रिवेलियंस थे उन्होंने तो चुना था बहादुर शाह जफर को, और जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाया जो लीडर था। तो इसीलिए कुशल नेतृत्व और आर्म्स की कमी की वजह से भी ये कहीं ना कहीं असफल रहा। अब अगर हम तीसरे इसकी विफलता के असफलता के कारण की बात करते हैं, द मॉडर्न इंटेलिजेंट इंडियंस ऑल्सो डिड नॉट सपोर्ट द कॉज। यानी कि जो भारत का बुद्धिजीवी वर्ग था, जो आधुनिक बुद्धिजीवी भारतीय थे, उन लोगों ने समर्थन नहीं किया था। तो इस वजह से भी ये विद्रोह यहां पर असफल हो जाता है। अब हम इसके महत्व की बात करते हैं। अगर हम महत्व की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं विद्रोह के महत्वपूर्ण तत्व के रूप में हिंदू मुस्लिम की एकता थी। समझ रहे हैं ना, जो हमको महत्व इसका दिखता है, द इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द रिवोल्ट ले इन हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ये एक महत्व निकल के आया। दूसरा, पीपल्स एग्जिबिटेड पैट्रियोटिक, समझ रहे हैं ना, पैट्रियोटिक मतलब क्या हो गया कि एक सांप्रदायिक जो भावनाओं स्पर्श किए बिना देशभक्ति की भावना का यहां पर प्रदर्शन हुआ। समझ रहे हैं ना कि जो सांप्रदायिक भावनाएं हैं उनको नेग्लेक्ट किया गया, और एक जो देशभक्ति की भावनाएं हैं उनका यहां पर प्रदर्शन हुआ। तो ये भी हमको एक महत्व यहां पर दिखता है। अब हम लोग नेचर की बात करते हैं। 1857 का अगर नेचर की बात करते हैं, देयर आर टू मेन व्यूज,
यहां पर दो मेन व्यूज हैं इसके। अबाउट द नेचर ऑफ 1857 रिवोल्ट, इसके दो विचार माने जाते हैं। पहला क्या है, कुछ लोगों का कहना है इट इज अ सिपाही म्यूटिनी, एक सिपाही विद्रोह है। कौन कौन मानता है सिपाही विद्रोह, उनके पॉइंट हम जान लेते हैं। मिस्टर सर सैयद अहमद खान मानते हैं, दुर्गादास बंदोपाध्याय मानते हैं, ठीक है ना, ये समकालीन इतिहासकार हैं। दुर्गादास बंदोपाध्याय कंटेम्पोरेरी उस समय के हिस्टोरियन हैं। दूसरा स्टैनली, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ये उस समय इसकी पद था या पोस्ट था। दूसरा आरसी मजूमदार साहब का भी ये मानना है कि 1857 रिवोल्ट वाज आ सिपाही म्यूटनी। तो कभी भी अगर पूछा जाएगा कौन कौन लोग सिपाही विद्रोह कहते हैं तो आप इनके नाम बता सकते हैं। दूसरा एक विचारधारा है कि 1857 का जो विद्रोह है इट वाज इंडियन स्ट्रगल, या कहते हैं इट वाज वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये आजादी का युद्ध है या राष्ट्रीय संघर्ष है। इनमें कौन कौन है जल्दी से जान लेते हैं। बेंजामिन डिज़राइली बहुत महत्वपूर्ण नाम है। कार्ल मार्क्स, इकोनॉमिक्स में इनका नाम बहुत प्रसिद्ध है, दास कैपिटल इन्होंने एक किताब भी लिखी है। बी.डी. सावरकर, ये भी बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। के.एम. पनिक्कर, ठीक है ना, इनका भी नाम आप लोग याद रखेंगे। ईश्वर प्रसाद और ए.एल. श्रीवास्तव जो कि हिस्ट्री के जाने माने राइटर भी माने जाते हैं। और नेक्स्ट है ताराचंद। इन सभी लोगों ने सीधे सीधे कहा कि ये कोई सिपाही उपाही विद्रोह नहीं है, ये एक राष्ट्रीय संघर्ष है और आजादी के लिए लड़ा गया युद्ध माना जाता है। अब 1857 के जो विद्रोह हुआ है उस समय जो भी लोग कंटेम्पोररी रहे हैं या कुछ लोगों ने बाद में भी, उनके बारे में कुछ किताबें लिखी हुई हैं। उन बुक्स के बारे में जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, निश्चित रूप से पूछी जाती है, उनके बारे में बात करते हैं। जो ये किताब बहुत महत्वपूर्ण है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये किसने लिखी है, तो आंसर क्या होगा आपका बी.डी. सावरकर। दूसरी बुक है आपकी द सिपाही म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, ये भी आपकी कई बार पूछी गई है, यह है आरसी मजूमदार की। तो बी.डी. सावरकर की बहुत बार किताब पूछी गई है, ये भी पूछी गई है, लेकिन अगर तुलना करते हैं तो ये वाली सबसे ज्यादा टाइम आपके पूछी गई है। तो याद रखिएगा द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑथर्ड बाय बी.डी. सावरकर एंड द सिपाही म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 ऑथर्ड बाय आरसी मजूमदार। नेक्स्ट है एस.एन. सेन। एस.एन. सेन इसलिए महत्वपूर्ण है बिकॉज गवर्नमेंट हिस्टोरियन ऑफ 1857 रिवोल्ट, 1857 के जो विद्रोह हुआ उसका सरकारी इतिहासकार किसको नियुक्त किया गया था, तो आंसर होगा आपका एस.एन. सेन। ये आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकता है। आगे हम लोग बात करेंगे इसके प्रभाव की, आखिरकार इसका प्रभाव क्या रहा। प्रभाव हम लोग देख सकते हैं। पहला प्रभाव, विद्रोह मुख्य रूप से कुछ राष्ट्रवादी तत्वों के साथ चरित्र में सामंती था। कैसा था यह सामंती, यानी कि केयरिंग विद द सम नेशनलिस्ट एलिमेंट्स, एक सामंती प्रभाव इसका हुआ। दूसरा अगर हम बात करते हैं, दूसरा कारण, दूसरा प्रभाव अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कंट्रोल ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन वाज पास्ड ऑन द ब्रिटिश क्राउन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1858, यानी कि भारतीय प्रशासन का जो नियंत्रण था भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया, जो अभी तक किसके माध्यम से चलता था, ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से चलता था। अब इस रिवोल्ट के बाद में किसके पास आ गया, ब्रिटिश क्राउन के अंडर में आ गया। तीसरा महत्व देखते हैं, थर्ड इफेक्ट क्या होता है। तीसरा जो इसका इफेक्ट या इंपैक्ट है, द आर्मी वाज केयरफुली रीऑर्गेनाइज्ड टू प्रिवेंट द occurrence ऑफ सच एन इवेंट, यानी कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सेना को विशेष ध्यान से पुनर्गठित भी कर दिया गया। यह भी इसका एक प्रभाव काउंट होता है। चौथे नंबर के प्रभाव की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं भारतीय इतिहास में 1857 का जो विद्रोह है वो अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी। यह केवल सिपाही द्वारा उत्पादित था, लेकिन कंपनी के प्रशासन और विदेशी शासन के लिए उनके नापसंद के खिलाफ लोगों की शिकायतों को जमा किया गया था। ये एक बहुत बड़ा कारण निकल के आया है कि आखिरकार इसका ये प्रभाव हुआ था।
ठीक है भाई। अगला हम लोग अगर प्रभाव की बात करते हैं तो वो प्रभाव है आफ्टर द रिवोल्ट द ब्रिटिश परसुएड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। और इसके बाद में क्या हुआ 1857 के विद्रोह के बाद में, कि यहां पर डिवाइड एंड रूल यानी कि फूट डालो और शासन करो की नीति इन लोगों ने अपना ली। तो हमने ये 1857 के रिवोल्ट में सारी चीजें देखी, कारण देखे, प्रभाव देखा, और जहां जहां पर विद्रोह हुआ उनके नेता देखे और किसने दबाया। तो इस वाले सेशन से आपका 1857 का कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन निकाल के रखिए और सेशन देखिए और सॉल्व करते चले जाइए। और क्या क्या टेंटेटिव क्वेश्चंस हो सकते हैं वो मैंने डिस्कस भी किए हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर से हमारी और आपकी मुलाकात होगी एक नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ में। तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।